दोस्तों, कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि मीरा छुपकर रमन की सारी बातें सुन लेती है, जिसे सुनकर मीरा का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वह वहां से दंदनाती हुई चली गई और वहीं दिव्या ने अपना फोन देखा, जिसमें उसने रमन की वीडियो बनाई थी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मीरा अपने पापा के कमरे में आई। वहां पर उसकी माँ, पापा, चाचा और बुआ बैठे कुछ बातें कर रहे थे। मीरा बहुत गुस्से में थी। जितना गुस्सा वह रमन पर थी, उतना ही गुस्सा उसे अपने माँ पापा पर आ रहा था। गुस्से से वह कांप रही थी। मीरा गुस्से से बोली, हम ये सब क्या सुन रहे हैं पापा? उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। उसकी बात सुनकर सब उसके पास आए। मीरा, क्या हुआ बेटे? आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ, बोलिए ना मीरा। पिता ने उसका चेहरा हाथों में लेते हुए कहा। पर मीरा ने उनके हाथों को नीचे कर दिया। यह तो आप हमें बताइए कि हमने क्या बिगाड़ा है आपका? किस बात की सजा दे रहे हैं हमें? क्या हम बोझ हो गए हैं आपके लिए, जिसे आप बस जैसे भी हो सके अपने सर से उतारना चाहते हैं? मीरा, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? यह कोई तरीका होता है बात करने का? नहीं पापा, आज नहीं। आज हमारा तरीका चाहे जो भी हो, आपको हमारी बात सुननी होगी। तो आपको हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। तभी वहाँ पिंकी और दिव्या भी आ जाते हैं। मीरा को कभी किसी ने भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। सबको लगा उसके पापा भी अब बहुत गुस्सा हो जाएंगे, पर वह उसके पास आकर प्यार से बोले, हम जानते हैं आपके सवाल क्या है, पर बेटा हम जो भी कर रहे हैं आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं। रमन बहुत अच्छे हैं, आप उनके साथ बहुत खुश रहेंगी। अच्छे तो रोहन भी थे ना पापा, खुश तो हम उनके साथ भी रहते। तो फिर आपने उनसे हमारा रिश्ता क्यों तोड़ा? उनके साथ हमारा रिश्ता अनमोल था, पर रमन के साथ हमारा रिश्ता आपने खरीदा है, और खरीदी हुई चीज अक्सर बिक जाया करती है जब उनके भाव खरीदे हुए दाम से ज्यादा हो। मेरा जिंदगी किताबी बातों से नहीं कटती है। रोहन के साथ आपका कोई भविष्य नहीं है, भले ही हमें आज कीमत चुकानी पड़े, पर इस बात की खुशी रहेगी कि हमने आपको सुरक्षित भविष्य दिया है। आप हमारे जन्मदाता है पापा, भाग्य विधाता नहीं। आप हमारे लिए अमृत लेंगे, पर वह जहर में बदल जाए तो उसमें आपका कोई दोष नहीं, क्योंकि हमारे भाग्य में जहर है तो हमें वही मिलेगा। आप कितनी भी कोशिश करें, पर उसे अमृत में नहीं बदल पाएंगे। अगर हमारे नसीब में खुशियां है तो वह हमें जरूर मिलेगी। आपको खरीदने की जरूरत नहीं होगी। और अगर माँ बाप ऐसे खुशियां खरीद सकते हैं ना, तो दुनिया की कोई भी बेटी दुखी नहीं होती। डॉक्टर साहब के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। तब उसकी बुआ बोली, अरे बेटा, ऐसे रिश्ते बार बार हाथ नहीं लगते हैं। यह रिश्ता उन्हीं की तरफ से आया था। बुआ, हम नहीं गए उनके यहाँ आगे से। मीरा, सरकारी नौकरी वाले लड़के ऐसे ही नहीं मिलते, और तू तो बड़ी नसीबों वाली है जिसके लिए आगे से ऐसा रिश्ता आया है। नहीं चाहिए बुआ हमें ऐसा खरीदा हुआ सरकारी दूल्हा, जिसकी कीमत भी उसके घर वालों ने तय कर दी, जो अपने फायदे के लिए झूठ बोले। हमें अभी से ही अंधेरे में धकेल कर सोच रहे हैं कि आप हमें बहुत अच्छी जगह भेज रहे हैं, पर बिना मांगे दिया जाए तो वह भेंट होती है, पर मुंह से मांगा जाए तो वह भीख होती है। और आप हमें बताइए कि भीख मांगने वालों को क्या कहा जाता है? भिखारी ही कहा जाता है ना? उसकी बात सुनकर सभी निशब्द हो गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि कोई क्या करे। फिर उसके चाचा जी ने कहा, हम तुम्हारी बातों को समझते हैं, पर अब घर से बारात लौटी तो इस घर की क्या इज्जत रह जाएगी बेटा। इसलिए हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, यह शादी कर लो बेटा। मीरा ने आस भरी नज़र से अपने माँ और पापा की ओर देखा, और उन्होंने कुछ नहीं कहा तो उसने अपने चाचा जी के जुड़े हाथों को नीचे किया और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आपकी खुशी लिए तो हमने रोहन को छोड़ दिया, तो यह तो बहुत छोटी सी बात है। आपकी खुशियाँ, आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान हमें हमारी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। लेकिन आप हमारी शादी पर जो दहेज भीख दे रहे हैं ना, वह रमन या उसकी फैमिली को नहीं, बल्कि हमें सबके सामने हमारे हाथों में देंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम मंडप में नहीं बैठेंगे। ऐसा कहकर वह तेजी से वहां से भाग गई और अपने कमरे में आ गई और अपने घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। आज किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। सबको समझ आ गया था कि रमन उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया, बल्कि उसे ही समझौता करने को कहा। वह इस वक्त रोहन को बहुत मिस कर रही थी। उसे पता नहीं क्या सूझा कि उसने अपने फ़ोन से रोहन को कॉल कर दिया, लेकिन रिंग जा पाती उससे पहले ही उसने फ़ोन कट कर दिया और फिर से सिसकने लगी। उसे उसकी और रोहन की आखिरी मुलाकात याद आने लगी, जब वह एक मंदिर में गई थी। तब वह रोहन से मिल गई थी। मीरा जैसे ही भगवान को प्रणाम करके उठने लगती है, तभी उसे रोहन नजर आता है, तो वह जल्दी से अपना चेहरा
दुपट्टे से कवर करती है और जल्दी से बाहर आने लगती है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह रोहन का सामना कर सके, लेकिन जैसे वह मंदिर से बाहर आने लगी तभी वह रोहन से टकरा गई। रोहन ने कहा सॉरी, लेकिन तभी उसे उसकी शक्ल दिखाई देती है। मीरा तो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। मीरा का गला सूखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और रोहन समझ रहा था कि वह अभी क्या सोच रही होगी। रोहन ने कहा, मीरा आप ठीक है ना? मीरा ने कहा, जी वो हम ठीक है। मीरा को डर लग रहा था कि रोहन उसे कुछ सुना देगा और वह सब सहन कर सकती है, पर रोहन की नज़रों में अपने लिए नफरत नहीं। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाई थी, और जब रोहन का बुरा समय चल रहा था तब उसे उसका साथ छोड़ना पड़ा। रोहन ने कहा, इतना कॉर्ड फील करने की जरूरत नहीं है मीरा, जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूँ आपने बहुत कोशिश की थी, बट अंकल नहीं माने। मैं और माँ पापा ने भी बहुत ट्राई किया, बट छोड़ो यह सब। और कैसी हैं आप? मीरा की आंखों में नमी तैर गई। रोहन हमें माफ़ कर दीजिए, हम इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। मीरा आपको गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और किसने कहा हमारा रिश्ता नहीं बचा? हम सबसे पहले दोस्त थे ना, तो क्या हम अब दोस्त नहीं हैं? आप हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहेंगे रोहन। आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। मेरी ज़िंदगी में भी आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है, कभी भी नहीं। और हाँ, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी मुसीबत हो तो आपका यह बेस्ट फ्रेंड हमेशा आपके साथ है। जब भी ज़रूरत हो बस ये काम आवाज़ लगा देना, मैं आ जाऊँगा। मीरा का गला भर आता है, वह कुछ बोल नहीं पाती है और रोहन वहाँ से चला जाता है। वो बस कुछ कदम ही चला होता है कि वापस आया और मीरा को अपने गले से लगा लिया और बिना उसकी ओर देखे ही कहा, आपको दुनिया भर की सारी खुशियाँ मिले। गुड बाय मीरा। उसके एक आंख से आंसू की बूंद छलक आई, जो मीरा ने अपने कंधों पर महसूस की। वह उससे अलग होकर बिना उसकी ओर देखे ही सीधा आगे बढ़ गया और मीरा बेबस खड़ी उसे जाते देख रही थी। वह समझ गई थी यह उनकी आखिरी मुलाकात है। मीरा ने एकाएक रोहन को कॉल कर दिया। उसने दूसरी बार में फ़ोन उठा लिया। हेलो कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या कहे उसे, खुद ही नहीं समझ आ रहा था। हेलो हेलो मीरा। उसके मुंह से मीरा सुनकर ही मीरा का रोना फूट पड़ी। उसके रोने की आवाज़ से रोहन परेशान हो गया। मीरा सब ठीक है ना? प्लीज़ रोना बंद कीजिए। लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। उधर से रोहन की आवाज़ आ रही थी, पर उसने कॉल कट कर दिया और वह अपने मुंह को ढक कर रोने लगी। उसके रूम में दिव्या और पिंकी आती है। दिव्या उसे रोते देख अपने गले से लगा लेती है। चुप हो जा मीरा। देख नसीब, किसी ने भी हमारे फेवर में कुछ नहीं बोला, वो सिसकते हुए बोली। कोई आपके साथ हो या ना हो, मैं हूँ दी आपके साथ। यहाँ से चले जाइए, जो भी होगा मैं संभाल लूँगी। पिंकी ने उसका हाथ पकड़कर कहा। मीरा बोली, हम कायर नहीं हैं जो भाग जाएंगे, और ना ही स्वार्थी है जो अपने परिवार को ऐसे बीच मझधार में छोड़ जाएंगे। हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, पर तुम्हारे साथ हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। पिंकी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मीरा संभाल खुद को, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। नहीं दिव्या, हम बहुत कमज़ोर हैं। यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। हमारे साथ गलत हो रहा है पर हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम किसी और के लिए क्या लड़ेंगे? वह रमन क्या हमारी वकालत छुड़ाएगा? हम खुद छोड़ देंगे। कुछ नहीं हो सकता है। रोहन के साथ भी तो गलत किया था हमने। ऐसा कहते हुए मीरा फिर से रोने लगी और अचानक बेहोश हो गई। पिंकी और दिव्या ने बहुत मुश्किल से उसे संभाला और बेड पर लेटा दिया। दिव्या गुस्से में उठकर डॉक्टर साहब के रूम की ओर चली गई, जहाँ सब बैठे थे। कैसे लोग हैं आप? आपकी बेटी इतनी तकलीफ में है और सिर्फ आप लोगों की वजह से। बहुत चिढ़ते हैं ना आप लोग रोहन के नाम से, पर भूल रहे हैं रोहन को मीरा के लिए आप लोगों ने चुना था। उसका बॉयफ्रेंड नहीं था वह, और जब मीरा को उससे अटैचमेंट हो गया तो आप लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया। यार गलती आप लोगों की थी और आज भी आप लोग ही गलत हो, जिसकी सज़ा मीरा भुगत रही है। आप लोगों को मैंने वो वीडियो दिखा दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वह उन सब पर बिफर पड़ी थी। डॉक्टर साहब ने उसके पास आकर प्यार से कहा, चिंता ना करें दिव्या, आपकी दोस्त के साथ कुछ गलत नहीं होगा। चाहिए उनके पास, थोड़ी ही देर में उनकी शादी है। दिव्या को कुछ समझ नहीं आया, पर वो बिना किसी सवाल के वापस आ गई। मीरा को भी होश आ गया था, तभी कोई उन्हें बुलवाने के लिए आया, तो उन दोनों ने उसे वापस ठीक से तैयार किया और भारी मन से उसे नीचे लेकर आ गए और दूल्हे के पास उसे बैठा दिया। दूल्हे का चेहरा सहरे की वजह से ठीक से दिख नहीं रहा था। मीरा को तो जैसे कोई होश था ही नहीं।
वह तो बस एक पुतली की तरह जैसे उससे कहा जा रहा था वैसे किए जा रही थी। जैसे ही कन्यादान किया जाता है तो मीरा का हाथ दूल्हे के हाथ में दिया जाता है तो उसकी आंखों में से आंसू निकल जाते हैं जो कि दूल्हे के हाथ पर पड़ते हैं और उसके हाथ की पकड़ मीरा के हाथ पर कस जाती है और कुछ देर बाद ही विवाह संपन्न हो जाता है। पंडित जी वर वधू को सबका आशीर्वाद लेने को बोलते हैं, लेकिन तभी दूल्हे के पिता कहते हैं वर वधू को आशीर्वाद बाद में मिलेगा, पर पहले समधी जी हमें हमारी भेंट तो दे दीजिए। जिस पर डॉक्टर साहब मुस्कुराने लगते हैं। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं, समधी जी पहले आशीर्वाद तो दे दीजिए। इस बात पर रमन के पापा भड़कते हुए बोले, देखिए समधी जी, बाकी बातें बाद में, इस बारे में पहले ही बात हो चुकी है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, यह सब बात हम सुबह करते हैं, अभी तो बारात की विदाई का मुहूर्त है। कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब, जब तक पूरे 30 लाख हमारे हाथ में नहीं रख देते तब तक हम दुल्हन को लेकर नहीं जाएंगे। मीरा का खून खोलने लगा। वो जैसे ही कुछ बोलने को हुई तभी दूल्हे ने उसका हाथ पकड़ लिया और वह चुप हो गई। पर उसे यह स्पर्श कुछ जाना पहचाना लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर आपको गाड़ी भी तो चाहिए थी ना, मीरा के चाचा जी ने कहा। हाँ, पर पहले 30 लाख आप दे रहे हैं तो ठीक है, वरना हम अपने बेटे को लेकर जा रहे हैं। हाँ अंकल जी, बिल्कुल जाइए, पर अपने बेटे को साथ लेकर। मैं अभी लेकर आता हूँ। गौरव मीरा का भाई ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और साथ में रमन को लेकर आता है, जो कि बहुत गुस्से में होता है। उसे देखकर सब भौचक्के रह जाते हैं और मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसकी शादी किससे हो गई है। वो अपने पास खड़े दूल्हे के चेहरे से सहरा हटा देती है, जो उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव आ जाते हैं, क्योंकि वह लड़का और कोई नहीं, खुद रोहन था। यह सब क्या है और यह लड़का कौन है? और रमन, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? और ये लड़का यहाँ आया कैसे? रमन के पापा उसके पास आकर बोले, मुझे नहीं पता पापा, पता नहीं किसी ने पीछे से मुझे बेहोश कर दिया। और वह मीरा के पास आकर बोला, दिखा दी ना अपनी औकात। मुझे पता था तुम इससे ही शादी करना चाहती थी, इसलिए इतने नखरे दिखा रही थी। तुमने जो धोखा दिया है ना, उसके लिए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जैसी निहायती। तभी रोहन बोल पड़ा, मीरा के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना, वरना जिंदगी भर उन शब्दों के लिए तुम्हें अफसोस रहेगा। डॉक्टर साहब ने कहा, आप कह रहे थे ना समधी जी, आप अपने बेटे को लेकर चले जाएंगे, तो अब किस बात का इंतजार है, जाइए। रमन और उसके साथी ने बखेड़ा करने की कोशिश की तो गौरव ने कहा, ओ हेलो, ना हो सके जीजा जी, आपका यह वीडियो देखिए और आपके पूज्य पिता ने जो वचन कुछ समय पहले बोले हैं ना, उसका वीडियो अगर पुलिस के पास और मीडिया के पास भेज दिया ना, तो बची कुछ जो इज्जत है ना, वह भी चली जाएगी और आपकी सरकारी नौकरी भी। तो अपना बोरिया बिस्तर लेकर के निकलो। रमन को उसकी बात सही लगी। थोड़ी ही देर में रमन और बाकी के लोग चले जाते हैं। अब तो खुश होना बेटा, अब क्योंकि आपका दूल्हा खरीदा हुआ नहीं है। पर पापा, यह सब कैसे हुआ? और रोहन, आप यहाँ कैसे? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रोहन ने कहा, यह तो तुम्हें अंकल ही बताएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा, जब मीरा तुम रूम में चली गई तब दिव्या ने वह वीडियो सबको दिखाया, जिसे हमारा दिमाग ठनका। बात दहेज तक तो ठीक थी, पर हमने उनसे पहले ही बात कर ली थी कि मीरा शादी के बाद भी वकालत नहीं छोड़ेगी, लेकिन वह तो अभी ही अपनी बात से मुकर गया। हम सोचते थे कि उसके घर वालों की सोच चाहे जैसी भी हो, पर कम से कम रमन की सोच तो अच्छी होगी। पर हम गलत थे, बहुत गलत था, चाचा जी ने कहा। और तभी मेरे दिमाग में रोहन का ख्याल आया और मैंने इनके पिताजी से बात की। उन्होंने हमें माफ़ भी कर दिया और शादी के लिए भी राजी हो गए, पर उन्होंने यह कहा कि पहले हम रोहन से बात कर ले, क्योंकि रोहन की खुशी में ही उनकी खुशी है। फिर मैंने भाई साहब को समझाया और ये समझ भी गए कि मीरा की असली खुशी रोहन के साथ है, पिंकी ने कहा। और फिर मैं दिव्या के पति, जो कि रोहन जी के दोस्त हैं, उनसे उनके बारे में पता करने को कहा। और सबसे अच्छी बात यह थी, यहाँ से पास में ही रोहन की बहन का ससुराल है। यह वहीं कुछ काम से आज ही आए थे, तब हमने उनके पास जाने का फैसला किया। तेरे पापा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये जाकर उनसे बात करे, इसलिए उन्होंने हमें और तेरे चाचा जी को उनसे बात करने के लिए भेजा, रोहन ने कहा। और जब इन्होंने हमें सारी बात बताई तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी आपका कॉल आया और आप कुछ बोली भी नहीं, पर मैं आपकी आवाज़ सुनकर समझ गया था कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं, और तब मैंने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी, गौरव ने कहा। और बाकी दूल्हे बदलने का काम मैंने कर दिया। मीरा की आंखें भर आई। आप सभी ने हमारे लिए यह सब किया और हम पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहे थे। तभी डॉक्टर साहब उन दोनों के पास आए और रोहन से कहा,
हमें याद है बेटा, जब आपका रिश्ता मीरा के साथ हुआ था तब आपने दहेज लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन यह भेंट हमने मीरा के लिए ही रखी है, कृपया करके आप उसे स्वीकार करें। यह कहते हुए उन्होंने उसके हाथ में 30 लाख का चेक रख दिया। रोहन ने कहा, मुझे तो लगा था कि शायद अब आपको मुझ पर विश्वास होने लगा है, पर मैं गलत था। आपको तब भी मुझ पर विश्वास नहीं था और आज भी नहीं है, इसलिए तो आप मुझे अब 30 लाख दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे नहीं बेटा, यह तो बस उपहार है, आप किसी अन्यथा ना ले, हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था। रोहन ने कहा, हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। मेरे पिताजी की संपत्ति गई है, पापा पर मेरा हौसला और मेरी लगन और मेरी मेहनत नहीं। आप चिंता ना करें, आपकी बेटी को कभी कोई परेशानी नहीं होगी, यह मेरा वादा है आपसे। माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मीरा की माँ ने कहा, आप दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहिए, आप पुरानी बातों को ध्यान में न रखें। जो भी हुआ उसमें मीरा की कोई गलती नहीं थी। उन सब के लिए हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा और हमारी बेटी का ध्यान रखिएगा। रोहन मीरा को लेकर दिल्ली जा रहे हैं। रोहन के चाचा ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी, लेकिन उनका दिल्ली वाला घर रोहन के नाम था, इसलिए वह अभी भी उनके पास था और वह सब वहीं रहते थे। गाड़ी में खामोशी पसरी हुई थी। रोहन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं दुनिया का पहला लड़का हूँ जो अपनी शादी के बाद खुद ड्राइव करके अपनी दुल्हन को घर ले जा रहा हूँ। मीरा खिड़की की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराई, और शायद ऐसा भी जिसे बस 1 घंटे पहले ही पता चला कि आज उसकी शादी है, और खुद ही हंसने लगा। मीरा के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। आप आज यहाँ क्यों आए थे, क्या काम था? दीदी के यहाँ मेरी कुछ बुक्स रखी हुई थी, उन्हें लेने आया था। गाड़ी में ही रखी है। अगले सप्ताह मेरा इंटरव्यू है। किस चीज़ का इंटरव्यू? मेरा प्री और मेंस क्लियर हो गया है। रोहन ने मीरा की ओर देखते हुए कहा, क्या आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था और पास भी कर लिया? पर आप तो मना कर रहे थे ना। आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था, पूरा तो करना ही था ना। उसकी बात सुनकर मीरा भावुक हो गई। फिर वह अपने घर दिल्ली पहुंच गए। वहां रोहन के माँ पापा ने उनका स्वागत किया और अगले दिन अखबार में यह खबर छप गई थी कि आईएएस अधिकारी रमन चौहान की शादी दहेज की वजह से टूट गई। 1 सप्ताह बाद रोहन का इंटरव्यू हुआ और कुछ दिनों बाद ही उसका रिजल्ट आ गया। उसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर ली थी। सब उसके लिए बहुत खुश थे कि वह एक आईएएस ऑफिसर बन गया। एक दिन रोहन मीरा से बोला, मीरा आपकी किस्मत में था तो सरकारी दूल्हा, तो देखिए मेरी जॉब लग गई। जी नहीं, हमारी शादी के समय आप सरकारी अधिकारी नहीं थे, आप एक आम आदमी थे। मतलब हम सरकारी पति हैं? जी नहीं, आप बस हमारे प्राइवेट पति हैं। रोहन और मीरा दोनों मुस्कुराने लगते हैं। रोहन ने ट्रेनिंग के बाद अपना काम संभाल लिया, तो वहीं मीरा अब बहुत बड़ी वकील बन चुकी थी। दोनों अब बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।